आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रक्षाबंधन का दिन। रिया पिछले 2 सालों से ओबरॉय विला आकर विप्लव को छोड़कर बाकी सबको राखी बांधती थी, इसलिए वो भी सूट पटियाला में रेडी होकर सुबह सुबह ही ओबरॉय विला आ चुकी थी। सोना कमरे में रेडी हो रही थी कि पीछे से सम्राट सोना को अपनी बाहों में भर उसके गले पर किस करके बोला, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोना अपना सिर घुमा सम्राट को देखते हुए बोली, क्या आप मेरी ब्लाउज की डोरी बांध देंगे? सम्राट सोना के कान में शरारती आवाज में बोला, मुझे बांधने से ज्यादा खोलना पसंद है। सोना सम्राट की डबल मीनिंग बात पर हल्का सा शर्मा जाती है और सम्राट के सीने पर हल्का मारकर कहती है, आपको शर्म नहीं आती ना? जब देखिए तब बेशर्मी भरी बातें करते रहते हैं। सम्राट शीशे में देखते हुए सोना के ब्लाउज की डोरी को बांधकर बोला, अपनी बीवी से बेशर्मी भरी बातें करने में भला कौन मर्द शर्म करता है। सोना सिंदूर की डिब्बी सम्राट के सामने रखती है तो सम्राट चुटकी में सिंदूर भर सोना के मांग में भरते हुए बोला, मिसेज ओबरॉय, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है मुझे। तभी वैशाली बिन ब्रेक की गाड़ी की तरह अंदर चली आती है। सम्राट सोना को इतने करीब देखकर जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं देखा। सम्राट अपनी आंखें बंद कर खोलता है और पलटकर वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने क्या देखने की उम्मीद की थी? हम दोनों ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे थे। वैशाली सम्राट की बात पर पलटकर उसे देखते हुए बोली, हम आपसे बात करने नहीं आए थे, हम अपनी दीदी से बात करने आए थे। सम्राट वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी ये पिटपिट मेरे सामने नहीं चलती, इसलिए अपनी दीदी से ही बतियाओ। वैशाली सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए सोना से बोली, दीदी वो सब लोग तैयार होकर नीचे आ चुके हैं, आप थोड़ा सा चलकर तैयारी देख लो ना। सम्राट वैशाली की बात सुनकर बोला, क्यों तुम्हारे दिमाग को क्या घोड़े घास चरने गए हैं? तुम्हें नहीं पता रक्षाबंधन में कैसी कैसी तैयारियां होती है? वैशाली चिढ़ते हुए बोली, आपको काहे चूल मची हुई है, हम देख रहे हैं, हमेशा से आप हमसे जलते हो। सम्राट वैशाली से बोला, मैं तुमसे जलूंगा? दिन में सपने देख रही हो क्या? जाकर सो जाओ। सोना उन दोनों के झगड़े के बीच में आ वैशाली से बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं रेडी हो गई हूँ। इतना कहकर सोना जाने लगती है, जिस पर सम्राट सोना को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचकर वैशाली से कहता है, तुम जाओ, मैं अपनी बीवी को 2 मिनट में लेकर आता हूँ। वैशाली घूरकर सम्राट की तरफ देखती है और सोना के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। सम्राट खुन्नस में जाते हुए वैशाली को देखकर बोला, सबसे बड़ी सौतन तो तुम ही हो मेरी। इतना कहकर सम्राट जी भर के वैशाली को कोसता है और कमरे से बाहर आ जाता है। सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। सम्राट को छोड़कर सब ने अलग अलग रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, बस सम्राट ने फॉर्मल ड्रेसअप किया था, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। तभी सुधांशु भी हल्के चंदन कलर के कुर्ते पजामे में ओबरॉय विला आ जाता है। उसके हाथ में काफी सारे मिठाइयों के डब्बे थे। सोना सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए बोली, सिद्धू चलो हाथ पैर धुल लो और इन लोगों के साथ बैठ जाओ। सम्राट सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, रुक जाओ, कुछ मेहमान आने बाकी हैं। सभी लोग सम्राट की तरफ देखने लगते हैं। रचना सम्राट से कहती है, मेहमान? लेकिन कौन मेहमान आने वाला है सम्राट? सम्राट रचना के सवाल पर बोला, बस आते ही होंगे चाची, थोड़ा इंतजार कीजिए। वैशाली मुंह बनाते हुए एंट्रेंस की तरफ देखने लगती है, तभी वहां पर 2 गाड़ियां आकर रुकती है। एक महिंद्रा से बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और दूसरे मर्सिडीज से 2 लोग बाहर निकलते हैं। सभी लोग गाड़ी रुकने की आवाज को सुन सकते थे, तभी दोनों अंदर आ जाते हैं। विप्लव जो कि रिया के बाल को खींचने में लगा हुआ था, उसकी नजर जब एंट्रेंस पर जाती है तब वो जोर से कहता है, काव्या दी। सुधांशु जो कि अदिति को मिठाई का डब्बा दे रहा था, विप्लव के कहे शब्दों को सुनकर उसके हाथ से मिठाई का डब्बा नीचे गिर जाता है। सभी लोग एंट्रेंस की तरफ हैरानी से देख रहे थे। काव्या ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके मांग में सिंदूर और गले में कशिश के नाम का मंगलसूत्र था और उसके बगल में ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट में कशिश खड़ा हुआ था। राजेंद्र काव्या को देखते हुए उसके पास आकर बोले, काव्या। काव्या 3 महीने बाद अपनी फैमिली को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और वो राजेंद्र जी को कसकर गले लगा लेती है। वैशाली कंफ्यूजन में काव्या को देख रही थी। वो सोना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी क्या ये हमारी नंद है? सुंदर है। ये कहते हुए वैशाली सोना की तरफ देखती है, जो कि खुद हैरान और फटी आंखों से काव्या को देख रही थी। सोना के रिएक्शन पर वैशाली उसके कंधे को थपथपाकर बोली, क्या हुआ? आपको भी पता नहीं था का? ये हमारी नंद है। सोना वैशाली के छूने पर होश में आती है और हैरानी से काव्या की तरफ देखते हुए सम्राट की तरफ देखती है, जो कि बिना किसी भाव के कशिश और काव्या को देख रहा था।
वैशाली सोना से बोली, का हो गया, आप इतने शौक में काहे हो, जैसे हमने आपको 880 वॉट का झटका दे दिया हो। सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं सिद्धू। सिद्धू कहाँ है? ये कहते हुए सोना इधर उधर देखने लगती है कि उसकी नजर सुधांशु पर जाती है, जो कि अदिति के पास खड़ा हैरानी से काव्या की तरफ देख रहा था। काव्या सबको इग्नोर करते हुए सुधांशु के पास जाकर बोली, सिद्धू। सुधांशु सोना की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो तो हैरानी से बस काव्या को देख रहा था। सोना सुधांशु के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, सिद्धू। सोना के छूने पर सुधांशु होश में आता है और सोना से कहता है, हाँ दीदी। सोना सुधांशु को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि सुधांशु बीच में कहता है, मुझे घर जाना है। सम्राट जो कि सुधांशु को देख रहा था उसकी बात सुनकर बोला, अरे राखी पहनने आए हो ना, पहन कर जाना। रुको। सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, वैशाली थाली लेकर आओ। सम्राट सोना की बात पर बोला, ऐसे कैसे, सब लोग साथ में बैठने वाले थे ना राखी पहनने के लिए, तो तुम्हारा भाई अकेला क्यों? सोना गुस्से भरी नजर से सम्राट को देखते हुए बोली, मैंने कहा कि मैं सिद्धू को राखी बांध रही हूं क्योंकि वो यहां नहीं रहना चाहता। सम्राट सोना की नजरों और बातों को इग्नोर कर सुधांशु से बोला, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम देखकर, उसके मांग में किसी और के नाम का सिंदूर देखकर? सुधांशु जो कि अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा था, सम्राट की आंखों को देखकर समझ जाता है कि सम्राट जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा है, इसलिए वो सम्राट को साइड कर काव्या के पास जा मुस्कुराकर बोला, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज डियर क्लासमेट। काव्या जो कि खुद हैरानी से सुधांशु को देख रही थी, सुधांशु की बात पर अपनी नजरें झुकाकर धीरे से बोली, थैंक यू। राजीव सम्राट के पास जा गुस्से मगर धीरे से बोला, सम्राट क्या बेहुदा हरकत है तुम्हारी? सम्राट जानकर भी अनजान बनते हुए बोला, बेहुदा हरकत, मैंने क्या हरकत की? अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता था ना काव्या आने वाली है, फिर भी तुमने सुधांशु को बुलाया। सम्राट अमृत की बात पर हंसते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या, दोनों क्लासमेट हैं, ये बात खुद मेरी बहन ने कही थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? सम्राट ने ये बात धीरे से नहीं कही थी, सभी लोग सम्राट की तरफ देख रहे थे, काव्या भी सम्राट को देख रही थी। सम्राट सुधांशु की तरफ देखकर बोला, डियर साले साहब, राखी पहनो, खाना खाकर जाना। सुधांशु काव्या की तरफ देखता है, काव्या सुधांशु की आंखों में देखती है, जिसमें नफरत तो नहीं थी लेकिन एक सिंपैथी जरूर थी। रचना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, सम्राट यहाँ हो क्या रहा है, कोई हमें बता सकता है? सम्राट कशिश की तरफ इशारा करते हुए रचना से बोला, मेरा बिजनेस राइवल कशिश मित्तल काव्या का हस्बैंड है, दोनों ने 2 महीने पहले लव मैरिज की है। निर्जला काव्या के हाथ को पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। कशिश काव्या के हाथ को पकड़ निर्जला से बोला, यहाँ पर राखी पहनाने के लिए आए हैं, फैमिली ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं। शोभित गुस्से में कशिश को घूरते हुए बोला, फैमिली ड्रामा तो तुमने क्रिएट करके रखा है, हमारी पूरी फैमिली को बिखेर कर, चाहते क्या हो तुम हमसे? कशिश काव्या को अपने पास खींच शोभित से बोला, डियर साले साहब, यहाँ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अमृत कशिश की बात सुनकर बोला, सही कहा, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि तुमसे सारे असलियत के जड़ को बाहर निकालना चाहिए। कशिश अमृत की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसी असलियत, मुझे नहीं पता। सम्राट कशिश से बोला, सारी असलियत तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए जिस काम के लिए आए हो उसे करते हैं। निर्जला सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे काव्या से अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। सम्राट एक नज़र सोना को देखने के बाद निर्जला से बोला, जरूर, और वो आपके सारे सवालों का जवाब भी देगी, लेकिन उससे पहले जो फंक्शन अभी यहाँ हो रहा है उसे पूरा करते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। सम्राट की बात सुन सब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कशिश आराम से एक सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ जाता है और काव्या को देखने लगता है। सोना राजीव और सुधांशु की आरती कर उन दोनों को राखी पहना देती है, तो दोनों उसे मिठाई खिलाते हैं और अपना लाया हुआ तोहफा देते हैं। अदिति ने सुंदर सा गुलाबी रंग का शरारा पहन रखा था और वो काफी प्यारी लग रही थी। अदिति राखी बांधने के लिए थाली में राखी लेकर सब लोगों के पास आती है, तो शोभित इधर उधर देखते हुए चुपके से वहां से निकलने लगता है, जिस पर रचना कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? शोभित अपना फोन निकाल कान में रखते हुए बोला, मॉम, इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल आ गया है, मैं जरा रिसीव करके आता हूँ, तब तक फंक्शन आगे करते हैं। राजीव और विराट एक दूसरे को देखकर शोभित की हालत पर मुस्कुरा देते हैं। दामिनी शोभित को जाता हुआ देखती है और अदिति को देखती है, जो कि शोभित को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। दामिनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है।
दामिनी पीताम्बर और राजेंद्र जी को राखी बांधती है तो दोनों उसे एनवेल्प देते हैं। दामिनी खुश होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। सोना एक गहरी सांस ले थाली लेकर कशिश के सामने जाती है तो कशिश अपने एक आईब्रो ऊपर करके सोना की तरफ देखता है। सभी लोग सोना की तरफ देखने लगते हैं। सोना आरती की थाली कॉफी टेबल पर रख कशिश के हाथ को पकड़कर बोली, हमारे यहाँ नंद के पति को भी राखी पहनाते हैं भाई समझकर। कशिश हैरानी से सोना की तरफ देखने लगता है। बाकी सब लोगों के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी, सुधांशु और सम्राट को छोड़कर। सोना कशिश को राखी बांधती है और उसे मिठाई खिलाते हुए कहती है, अब मेरे साथ भी आपका एक रिश्ता बंध गया है भाई बहन का, और मैं चाहूंगी कि आप काव्या को कभी भी दुख ना दो। कशिश सोना की बात पर कुछ भी नहीं कह पाता, वो तो अभी भी सदमे में सोना को देख रहा था। धीरे धीरे राखी का फंक्शन खत्म होता है। तब तक दोपहर हो चुकी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सोना सब लोगों को खाना परोसने लगती है और जब सम्राट की बारी आती है तो वैशाली को प्लेट देते हुए कहती है, उन्हें खाना निकाल कर दे दो। सम्राट सोना को घूर कर देखता है तो सोना उसके नजरों की तपिश को भी इग्नोर कर देती है। राजेंद्र खाना खाते हुए कशिश से बोले, हम इस शादी को नहीं मानते। सभी लोग राजेंद्र की तरफ देखने लगते हैं और कशिश राजेंद्र से कहता है, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हैं। राजेंद्र कशिश की तरफ देखते हुए बोले, सम्राट ने कहा कि आप दोनों ने 2 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन काव्या ने बताया नहीं कि वो किसी को पसंद करती है। सुधांशु न जाने क्यों राजेंद्र जी की बात पर हंस देता है तो सबकी मुंडी सुधांशु की तरफ मुड़ जाती है। सुधांशु सबकी नज़र को खुद पर महसूस कर हड़बड़ा जाता है और ऑकवर्ड होकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे एक जोक याद आ गया, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। वैशाली सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही दांत नहीं दिखा रहे हो तुम, चुपचाप खाना खाओ अपना। सुधांशु वैशाली की बात पर बिना कुछ कहे चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। वहीं कशिश एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद राजेंद्र से बोला, जिस समय काव्या की शादी हो रही थी उस वक्त मैं वॉशिंगटन में था, उसके बारात के दिन ही मैं वापस मुंबई आया था, लेकिन मुझे अगली फ्लाइट से वापस वॉशिंगटन जाना था। काव्या शादी से भागी थी, ये सच है। दामिनी अपने कान खड़े करके कशिश की बातें सुनने लगती है। सुधांशु कशिश की बात सुनकर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है। कशिश सबकी तरफ देखते हुए आगे बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, काव्या शादी से भागी थी ये सच है, लेकिन वो मेरे लिए भागी थी cause she loves me so much। विप्लव जो कब से किसी गहरी सोच में था, कशिश की बात पर बोला, एक बात बताइए, आपका नाम कशिश मित्तल है, नित्या मित्तल के भाई हो आप। विप्लव के सवाल पर सुधांशु उसकी तरफ देखता है। रिया भी विप्लव को देखने लगती है। काव्या विप्लव की बात पर बोली, तुमने सही कहा, नित्या मेरी नंद है। विप्लव हैरानी से बोला, वो शैतान की नानी आपकी नंद है, दी आपको टॉर्चर तो नहीं करती ना? बहुत जानलेवा लड़की है, कितनी कड़वी बातें करती है, ऐसा लगता है जैसे मुंह में जुबान नहीं बल्कि जहर लेकर पैदा हुई है। वैशाली विप्लव के कान में धीरे से बोली, जरा जुबान को लगाम दो, जिस लड़की की बुराई कर रहे हो ना, उसके भाई के हाथ में फोग है, कहीं तुम्हारे मुंह के इधर उधर चला गया ना तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। विप्लव वैशाली के आगाह करने पर कशिश की तरफ देखता है, जो कि उसे ही बुरी तरीके से घूर रहा था। विप्लव कशिश की नजरों को महसूस कर अपनी सफेद दांत चमका देता है। राजेंद्र कशिश की तरफ देखते हुए आगे बोले, हम काव्या की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। सम्राट राजेंद्र की बात पर बोला, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, मुझे नहीं लगता इस तरीके से उनकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करना सही होगा। अमृत सम्राट का साथ देते हुए राजेंद्र से बोला, सम्राट बिल्कुल सही कह रहा है डैड, काव्या कशिश के साथ खुश है। निर्जला काव्या की तरफ देखते हुए बोली, काव्या मैं तुमसे कब से सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे और सुधांशु के बीच में कोई रिश्ता था? अचानक निर्जला के सवाल को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुधांशु काव्या को देखने लगता है। सोना निर्जला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माँ। निर्जला सोना के हाथ को अपने कंधे से हटाकर काव्या से फिर से बोली, काव्या मुझे पता है कि तुम हमारी बेटी हो, इस घर की राजकुमारी हो, जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दो, क्या सुधांशु और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता था? सुधांशु कुर्सी से खड़ा हो निर्जला से बोला, आपको गलतफहमी हो रही है आंटी, काव्या ओबरॉय और मेरा कोई रिश्ता नहीं था। बेवजह इस गलतफहमी को मत फैलाए वरना उसके शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ सकता है। निर्जला सुधांशु की बात पर बोली, और उसका क्या सुधांशु जो तुम लोगों की जिंदगी में असर पड़ा? सोना ने इतना कुछ सहा सिर्फ इस लड़की के बचकानी हरकत के कारण। काव्या सुधांशु की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी।
सुधांशु एक व्यंग भरी मुस्कान लिए काव्या से बोला, आप क्या कह रही हैं मिसेज मित्तल, इस तरीके से मुझसे माफी मांगकर खुद को शर्मिंदगी महसूस मत करवाए। आपकी शादी हो चुकी है, आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं, और एक लड़की को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छा पति जिसके पास भरपूर दौलत हो, किसी भी चीज की कमी ना हो, दैट्स इट। ये कहते हुए सुधांशु ने अपनी मुट्ठी बहुत मजबूती से कस रखी थी। वहां बैठे सभी लोग सुधांशु की कंट्रोल करने की क्षमता को देखकर हैरान थे, वरना कोई और लड़का होता तो अभी तक या तो काव्या की जी भरकर बेइज्जती कर चुका होता या फिर वहां से जा चुका होता। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए बोला, दीदी जिसके लिए आया था मैंने वो फंक्शन अटेंड कर लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। सम्राट सुधांशु की बात सुनकर बोला, अरे इतनी जल्दबाजी क्या है, रुको अभी शाम को चले जाना, अभी तो हमारे मेहमान यहाँ रुकने वाले हैं, उनके साथ थोड़ी बातें करो, कुछ बातें शेयर करो, अकेले में रहना अच्छा नहीं होता। सोना सुधांशु के पास आकर बोली, मैंने पापा के लिए हलवा बनाकर रखा है, लेकर चले जाओ। सुधांशु सोना की बात सुन अपना सिर हिलाता है और उसके साथ मेन हॉल की तरफ चला जाता है। सम्राट अच्छे से देख पा रहा था कि सोना उसे इग्नोर कर रही थी, जिस कारण सम्राट को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। अब तक सब लोगों ने अपना लंच कर लिया था और सभी लोग आकर मेन हॉल में बैठ जाते हैं। सुधांशु वहां से जाने लगता है, जिस पर रिया कहती है, सिद्धू मुझे अपने साथ ले चलो। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ चलो। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, सिद्धू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुधांशु पलटकर विप्लव की तरफ देखता है, जिस पर विप्लव उसके पास उसे कसकर गले लगा लेता है। सुधांशु एक पल के लिए हैरान होता है, फिर विप्लव को खुद से दूर करते हुए कहता है, कहीं तुम्हें लड़कियों की जगह लड़कों पर तो इंटरेस्ट नहीं आने लगा? मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, थैंक यू सो मच, तुम हमारे दोस्त हो और सोना भाभी इस घर की बहू है। सुधांशु विप्लव के पीठ को थपथपाकर बोला, डोंट वरी, धीरे धीरे तुम भी बड़े हो जाओगे ना, तो सब कुछ समझ जाओगे। इतना कहकर सुधांशु विला से बाहर की तरफ चला जाता है और उसके साथ में ही रिया भी चली जाती है। वैशाली और सोना किचन में थे। सोना बर्तन धो रही थी और वैशाली उसे घूर रही थी। सोना थक हार कर वैशाली से बोली, अब घूरना बंद करोगी? तुम्हारे दिमाग में जो सवाल है चलो पूछो। वैशाली कलछी को स्टिक की तरह पकड़ लेती है और अपने हाथ पर मारते हुए सोना से कहती है, सही सही बताओ, आपकी और बागर बिल्ला की शादी कैसे हुई? सोना वैशाली की हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी नंद का इन सब में का लेना देना है? और तुम्हारा भाई इतना पैनिक काहे हो रहा था? सोना एक गहरी सांस लेकर वैशाली को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी शादी के वक्त हुआ था और किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सोना और सम्राट की शादी हुई थी। वैशाली पूरी बात सुनने के बाद हैरान होकर सोना की तरफ देखते हुए बोली, बाप रे, हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की स्टोरी को सुनकर इश्कबाज दो लांच हो जाना चाहिए, बहुत किचकिच है। सोना वैशाली की हाथ से कलछी लेकर बोली, अब सब कुछ समझ आ गया ना, तो चलो मेरा हाथ बटाओ। वैशाली बर्तन ला लाकर सोना को देते हुए बोली, आपके मन में सवाल नहीं है अपनी नंद से पूछने के लिए? आपकी पूरी बात को सुनने के बाद हमको तो मन कर रहा है कि जाकर एक बार पूछ ले कि मैडम जी, तुमको का शौक चढ़ा था दो लड़कों को चलाने का? दरवाजे के पास खड़ी काव्या वैशाली की बात सुनकर धीरे से बोली, मैं दो लड़कों को नहीं चला रही थी भाभी। वैशाली हड़बड़ा जाती है और पलटकर काव्या की तरफ देखती है, जो कि उन लोगों की तरफ ही आ रही थी। वैशाली ऑकवर्ड होकर जाकर सोना के पीछे छुप जाती है। काव्या वैशाली को देखते हुए बोली, आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कहने वाली, और जब बात पूरी तरीके से क्लियर ना हो तब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैशाली काव्या की बात सुनकर बोली, हम तुमसे घबरा नहीं रहे थे, हम तो चम्मच ढूंढ रहे थे जो अभी धोते हुए गिर गया था, और ये देखो मिल गया। काव्या वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुरा देती है और सोना की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी भाभी। सोना एक गहरी सांस लेकर काव्या से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पर गुस्सा करूं मेरे भाई को तकलीफ देने के लिए, या फिर भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। काव्या सोना की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, आपको जो कहना है कह दीजिए भाभी, मुझे पता नहीं था मेरे जाने के बाद भाई ऐसा कुछ करेंगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि शनाया अचानक शादी से भाग जाएगी। सोना काव्या की बात सुनकर बोली, मैंने तुम्हें उसी रात को समझाया था ना, जो हुआ था सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, मेरे और सिद्धू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अपने भाई के जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
काव्या अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे पता है माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। सोना काव्या के हाथों को पकड़कर बोली, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और तुमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि दोबारा कभी मेरे भाई के सामने मत आना, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, उससे बात करने की कोशिश मत करना। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है उसने। मुझे पता है मेरे सामने मुस्कुराता है, हंसता है, सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन रोता है वो क्योंकि मैंने उसे पाला है, मैं उसे समझती हूँ। काव्या सोना की बात पर बोली, डोंट वरी भाभी, मैं कभी सुधांशु के सामने नहीं आऊंगी और मुझे तो पता भी नहीं था सुधांशु यहाँ आने वाला है, वरना मैं नहीं आती। सोना काव्या की बात पर बोली, मुझे पता है काव्या, जिस आदमी से हम प्यार करते हैं ना, उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते जब गलती हमारी हो, इसलिए सुधांशु के सामने आने से पहले ये सोच लेना कि कैसे उसके सवालों का जवाब दोगी। काव्या सोना की बात सुन अपना सिर हिला देती है तो सोना उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, तो काव्या किचन से बाहर चली जाती है। काव्या के जाने के बाद सोना पलटती है तो उसके पीछे वैशाली भूतनी की तरह खड़ी हुई थी, जिसे देखकर सोना थोड़ी घबरा जाती है और अपने सीने पर हाथ रख वैशाली के कंधे पर मारते हुए कहती है, पागल लड़की, किसी दिन तुम मुझे हार्ट अटैक देकर मार दोगी। वैशाली अपने कंधे को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोली, आप काहे मरोगी, मरे आपके दुश्मन, खासकर वो शीतल और चुड़ैल, कमीनी बुआ सास। सोना वैशाली को आंखें दिखाते हुए बोली, गाली देना बंद करो और जो हलवे का कटोरा वहां पर ढका पड़ा है जाकर अमृत भैया को देकर आओ। वैशाली अपना सिर घुमाकर देखती है जहां पर एक कटोरी में हलवा रखा हुआ था। वैशाली सोना की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, दीदी हम तो आपकी प्यारी सी नन्ही सी छुटकी सी बहन है ना, तो हमको नहीं दोगी। सोना वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ लेकर, अमृत भैया तुम्हें अपनी गोद में बैठा अपने हाथों से प्यार से खिलाएंगे। वैशाली सोना की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, वो आदमी हमें हलवे की जगह जहर मिलाकर ना पिला दे, हलवा क्या खिलाएगा, जा रहे हैं लेकर। इतना कहकर वैशाली मुंह बनाते हुए कटोरा लेकर कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि अमृत किसी का फाइल पढ़ रहा था, जिस कारण वो मेन हॉल में नहीं बैठा था, कमरे में शांति से बैठा हुआ था। सोना जाती हुई वैशाली को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। अमृत का कमरा। वैशाली हलवा लेकर कमरे में आती है और कॉफी टेबल पर रखते हुए कहती है, सुनो सोना, दीदी ने तुम्हारे लिए हलवा भेजा है, खा लेना। अमृत, जिसके दोनों कान में एयरबड्स लगे हुए थे, वैशाली की बात नहीं सुन पाता और वैशाली अमृत का कोई जवाब ना पाकर उसके पास जाकर कहती है, ओह कान के कंजूस, मैंने कहा। अमृत वैशाली की बात को बीच में काटकर उसे आंखें दिखाते हुए अपने एक कान के एयरबड्स को निकालकर बोला, अपना मुंह बंद करोगी, मैं मीटिंग ले रहा हूं। वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा बिल्कुल सही है, तुम्हारी खातिरदारी कमरे में लाकर करो और ऊपर से तुम हमको ही आंखें दिखाओ। अमृत अपने क्लाइंट्स को एक्सक्यूज मी कहकर मीटिंग ओवर कर देता है और लैपटॉप बंद कर अपने दोनों कानों से एयरबड्स निकालकर वैशाली से कहता है, कहो क्या कह रही थी, गला फाड़ रही हो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुमको हमरे गले में चोंगा लगा हुआ नजर आता है, या फिर हम तुमको स्पीकर नजर आते हैं जो गला फाड़ रहे हैं। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, बताओ क्यों आई थी यहां पर। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब का है का ये हमारा कमरा नहीं है जो तुम्हारी मर्जी से आएंगे और तुम्हारी मर्जी से जाएंगे। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझसे झगड़ा करने में मजा आता है। वैशाली शरारती मुस्कान के साथ अमृत के सीने में उंगली रखकर बोली, तुम हमको कभी कभी बहुत हॉट लगते हो, बस तभी तुमसे झगड़ा करने का मन नहीं करता, बाकी टाइम कभी भी तुमको टपका सकते हैं हम। अमृत वैशाली के उंगली में अपनी उंगली उलझाकर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके होठों को देखते हुए कहता है, कभी कभी तुम बहुत सुंदर लगती हो और अभी भी लग रही हो, तब मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है। इतना कहकर अमृत वैशाली के होठों की तरफ बढ़ता है तो वैशाली अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है, जिस कारण अमृत के होंठ वैशाली के गले को टच कर जाते हैं। वैशाली अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे अपने शरीर में सिरहन सी महसूस होने लगती है। अचानक से उसे कुछ धुंधली चीजें याद आने लगती हैं, तो वो अमृत को जोर से धक्का दे देती है। अचानक वैशाली के ऐसा करने पर अमृत सोफे पर गिर जाता है और हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगता है। वैशाली अमृत की नजरों को इग्नोर करते हुए सीधा बाथरूम चली जाती है। अमृत जाती हुई वैशाली को देखकर खुद से कहता है, इसकी दिक्कत क्या है, खुद ही कभी पास आती है तो कभी खुद से दूर कर देती है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आगे देखिए सम्राट सोना को कैसे मनाएगा।
दामिनी आगे क्या बखेड़ा खड़ा करने वाली है शोभित और अदिति को लेकर, ये जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।